हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर 3 कर रहे थे ना, उसी को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो कल हमने 3 टॉपिक उसमें पढ़ लिए थे। एक तो इक्वेशन समझा था कि इक्वेशन क्या होती है। सेकंड थिंग हमने उसमें देखी थी कि जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, वो क्या होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। तो आज हम उसका उसके बाद के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट 2। देखो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर ही लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है। तो देखो, कल हमने ये 3 टॉपिक्स हमारे स्टार्टिंग के, ये तीनों टॉपिक्स हो गए थे। अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए थे। देख लेते एक बारी, हम इसको देख लेंगे। इक्वेशन हमने कर लिया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका एक हमने एग्जाम्पल भी किया था। आज हम इसके आगे का पार्ट करते हैं। देखो, अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब हमने ये समझा था कि अगर आपने कोई इक्वेशन लिख दी है और उसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगा, है ना। और हमने क्या कहा था कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हमने कल एग्जाम्पल 5x+3 = 2 का दिया था कि कोई भी अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वालिटी के साइन के साथ लिखा गया है, या किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड RHS है, तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। फिर हमने कहा था वेरिएबल, एक वेरिएबल पूरी इक्वेशन में यूज हो रहा हो। एक वेरिएबल का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पे केवल एक ही जगह जगह पे नहीं, एक वेरिएबल का पूरी इक्वेशन में यूज होना, मतलब वन टाइप वेरिएबल। ठीक है। तो उसको हम वन वेरिएबल कहते हैं। अगर इसी इक्वेशन और इसमें अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, इन वन वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन में अगर मैंने एक और वेरिएबल जोड़ दिया, सपोजिंगली एक्स तो था ही, वाई भी लिख दिया। ठीक है। अभी भी आप देखोगे, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अगर आपने दो वेरिएबल किसी इक्वेशन में यूज कर दिए कहीं पर भी, जरूरी नहीं है ये यही होना था, ये y3 के साथ हो सकता था। ठीक है। आपने दो वेरिएबल यूज किए और दोनों की हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 है ना, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। सिंपल सा है। ठीक है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। ये तो ऐसी अभी मैंने समझाया है ना। अब है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से x एंड y इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जहां ए और बी दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए, ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप खुद सोचिए, दो वेरिएबल्स की इक्वेशन आपको बनानी है, तो पहले तो वो वेरिएबल होने ही चाहिए ना। अगर ए में 0 रख दूंगी तो एक्स खत्म हो जाएगा, वाई बी 0 रखूंगी वाई फिनिश हो जाएगा। तो वो टू वेरिएबल की इक्वेशन ही नहीं बनेगी। उसको टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाने के लिए क्या जरूरी होगा कि a does not equals to 0, b does not equals to 0. That means the coefficient of x. Here a is the coefficient of x. तो इसका मीनिंग क्या है कि the coefficient of x and coefficient of y does not equals to 0. अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हो। नेक्स्ट, वन मोर, ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स। अभी तो जैसे अगर कोई क्लास 10th का बच्चा देख रहा है तो डेफिनेटली उसको तो पता है, उसको इमेजिनरी नंबर ही नहीं पता अभी। तो वैसे भी यूजुअली वो एबीसी जब सोचेगा कॉन्स्टेंट्स, तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, वो कोई सा भी एनी रियल नंबर। ठीक है। रेशनल इरेशनल एनी रियल नंबर वो सपोज कर सकता है। ये सारे एबीसी जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये लाइन बहुत आसान नहीं है, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि आप लोग तो कर चुके हो, ये ऑप्शनल में दे देता है वो। ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, अगर कि कोई लीनियर इक्वेशन आप लिख रहे हो विद टू वेरिएबल्स, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए,
और उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। इसमें दो कंडीशन ऐड है, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका सॉल्यूशन देखो, मैं अगेन आपको मैंने कहा था सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन ही जो उसमें वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या फिर सॉल्यूशन और क्या होता है, रूट्स को भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वैल्यूज है, ठीक है, या जीरोस है, ये सब सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन की, ठीक है। अब हमने जब लीनियर पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तब वहां हमने सॉल्यूशन बताया था कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको। अब इसमें पढ़ते any pair of values x and y which satisfies the equation ax plus by plus c equals to 0, a does not equals to 0, b does not equals to 0, a b c are real constants is called a solution of the given linear equation। वो क्या कह रहा है, x and y की जो वैल्यूज है वही आपका इसका सॉल्यूशन होगा, और वही हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशन में हो, अगर आपने उनकी वैल्यूज निकाल दी ना तो वही आपका सॉल्यूशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, शो दैट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 है, इसमें x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -2 पुट करके देखो, अगर LHS RHS के बराबर आ रहा है तो ये सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मीनिंग ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 5 2 प्लस 3 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 4 है, दोनों बराबर लेके आने हैं, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 4 हो गया, 4 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4, तो आप यहाँ लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मीनिंग क्या होगा, हियर x equals to 2 and y equals to -2 are the solution of given equation। इक्वेशन, ठीक है। अब यही एक और वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि x equals to 7 and y equals to 2 is not a solution। अगेन अगर ये वैल्यूज इस वाली गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको करके देख लेती हूँ, यहीं पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हमें लिखना होगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17, राइट। और फिर चेक करेंगे हम क्या है, x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 2 पुट करना है आपको, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17 में पुट करो, 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2, राइट, 17। अब आप देखोगे 21 4 17, ये कितना आ रहा है 25, ये कितना है 17। हियर LHS does not equals to RHS, so x equals to 7 and y equals to 2 are not the solution of given equation, ठीक है, given equation, राइट। ये आप कर सकते हो उसको, ठीक हो गया। बेसिकली अगर इसके हमें निकालने होते तो हम क्या करते, ऐसे ही सपोज करते, पहले हम x इक्वल्स टू 0 रखते, फिर x इक्वल्स टू 1 रखते, अगर ये x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -2 नहीं गिवन होता, ठीक है। और फिर हम क्या करते, एक ऐसी वैल्यू निकालते जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती, ठीक है, तब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, हमें केवल चेक करना था। तो बेसिकली किसी इक्वेशन की में जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना ही उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब जो ये तो था पूरा एक एक बैकग्राउंड बनाना, ठीक है, अपने चैप्टर 3 को पढ़ने के लिए। सबसे मेन टॉपिक आपका यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो ये हमने पढ़ लिया
कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी अभी पढ़ी हमने कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें एक्स वाई की वैल्यू ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड टॉपिक हमने ये पढ़ा। अब देखो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, पेयर मतलब होता है जोड़ा। इसके साथ एक और इक्वेशन लिख दे अगर हम सेम, तो वो बन जाएगी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो इसके लिए हम क्या करते, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसके बाद कोई और कांस्टेंट डी ई एफ ऐसे करके ले लेते, लेकिन अपनी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि आगे हमें इसी से कुछ रेशियोज याद करने हैं, उसको इजी बनाने के लिए हम दो स्टैंडर्ड पेयर लिखते हैं, a1 b1 c1, और दूसरा लिखते हैं हम a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, ये बिल्कुल मस्ट है कि a1 b1, ठीक है, और क्या a2 b2, ये क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो हो गए तो टू वेरिएबल्स बचेगा ही नहीं। ठीक है, एक ही है, और ये सब के सब बिलोंग करने चाहिए a1 b1 c1 जो होता है ये, या a2 b2 c2 कहाँ बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग मीन्स होता है कहाँ से आप इन कांस्टेंट को लोगे, तो हम आर से लेंगे, कहाँ से, रियल नंबर से लेंगे। ठीक है, ये सब रियल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब ये हो गया, तो यही आपका पेयर है। पेयर मतलब हमने पहले हमारे पास टू वेरिएबल्स की इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन। अब हमने दो इक्वेशनों को साथ में लिख दिया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकती कंडीशन वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बार ये डेफिनेशन भी मैं बता देती हूँ, यहाँ क्या मेंशन है, टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स से x एंड y आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। या एक और लाइन जो कि हम बिल्कुल मिस कर रहे थे, कि अगर पेयर लिख रहे हो आप तो वेरिएबल्स को आप बदल नहीं सकते। जो वेरिएबल आपकी फर्स्ट इक्वेशन में होगी वही वेरिएबल आपकी सेकंड इक्वेशन में होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है आपका पेयर बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें लिखा है टू लीनियर इक्वेशन इन, हाँ ये हो गया था हमारा इन जनरल फॉर्म, और हमने इसकी जनरल फॉर्म ये बना दी। एक और चीज इसमें बहुत मस्ट है, वो क्या है आपका, वो देखते हैं। इसमें a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये इसकी ये वाली कंडीशन तो होनी चाहिए। लेकिन अगर हम पेयर की बात कर रहे होते हैं ना, तो इसकी बजाय अगर हम ये कहें कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और यहाँ पे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये कुछ कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया, क्योंकि कभी कभी वो चेक करने के लिए भी आती है। अब देखो इसमें क्या होता है, अ, ये मैंने कुछ रेशियोज लिखे हैं, और इसमें पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ। देखो अब ये जो पेयर है ना, ये तीन तरीके की लाइंस को बताते हैं। ठीक है, ये पेयर क्या है, क्योंकि आपको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन केवल स्ट्रेट लाइन को बताती है। अब जब दो लाइनें मैंने आपको दे दी, सपोजिंगली एक ये है L1 लाइन, एक ये है L2 लाइन, तो इनकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पेयर है ये। ठीक है, ये हो सकता है ये किसी प्लेन में एक दूसरे को कट कर रही हो, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो सकता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ये कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, या ये हो सकता है कि ये कहीं पे कटे ही ना और मिले ही ना, इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। तो जब भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी तो उसकी सिर्फ तीन ही कंडीशन होगी, या तो वो कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही होगी, या तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी, या फिर वो पेयर बना रही होगी। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशंस को ना बिना हम उसको ड्रॉ किए हुए भी बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर
रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट। ठीक हो गया। अगर फर्स्ट चीज है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है सपोजिंगली, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशियो क्या होना चाहिए? अगर कहीं पे ए वन में ए टू हो और B1/B2 हो और ये दोनों बराबर ना हो। देख रहे हैं आप, ए टू सेकेंड लाइन का कोफिशिएंट है, A1 फर्स्ट लाइन का कोफिशिएंट है। ठीक है। वैसे ये वाई वेरिएबल के रेशियोज बन गए, मतलब हाँ वाई के कांस्टेंट के रेशियो बनाए हमने। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक हो गया। अगर ये क्या है, A1/में A2 है, B1/में B2 है, C1/में C2 है, अब इसमें तीसरा भी ऐड हो जाता है। अगर ये इस तरीके से हुआ तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस होती है। ठीक है। अब ये रेशो निकालो तो वो कोइंसिडेंट होती है। अगर A1/A2 आया इक्वल B1/B2 आया तो फिर हमें C1 चेक करना पड़ता है। अगर ये बराबर नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग आ जाता। C1/C2 किया तो वो पैरल, और ये डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आया तो ये पैरेलल लाइंस होती है। इसी को यहाँ बताया गया है। ठीक है, कि ये रेशो होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, इक्वल होगा, कोइंसिडेंट होगा, और इस तरीके का होगा जब C1 C2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। अब इसमें क्या मेन चीज होती है, अब देखो इंटरसेक्ट, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, यही बना देते हैं, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको पता होगा एक आपको पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एक पॉइंट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यही पॉइंट आपका सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। और इसी को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट वर्ड। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है। क्या होता है मीनिंग? सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना ही कंसिस्टेंट कहलाता है। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अभी होगा किसी में बताएंगे। ठीक है। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, सिर्फ एक ही लाइन दिखती है, इसके ऊपर दूसरी ने पूरा कवर कर लिया। अब कवर करेगी, जैसे दूसरी लाइन में अब ड्रॉ कर रही है उसके ऊपर, तो कवर कर रही है, तो कितने पॉइंट पे ये एक दूसरे से मिल रही है? मेरे ख्याल से हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से ये टच कर रही है। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या हुए इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके हुए। जिस जिस पॉइंट पे टच करता है वही सॉल्यूशन होता है उन दोनों लाइनों का। यहाँ पे एक पे किया इसलिए यूनिक था, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। और जब मैनी सॉल्यूशन है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो है ना, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट होता है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कहीं दूर दूर तक एक दूसरे को कोई टच नहीं करता, अंत में भी नहीं करता। ठीक है। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच करें। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। राइट। ठीक है। और ये कंडीशन जरूर याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो डायरेक्टली वो कंडीशन पूछ देते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। ठीक है। और क्लास 10 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब देखो, अब इसको करके देखते हैं। कह रहे फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसाइड। तो इसमें हमें वही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, रेशियो निकालो। ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ, ये A1 है, ये क्या है B1 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है A2B2C2। अब निकाल दो। अब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये सब निकाल के देखते हैं हम, और फिर ऐसे कट करते रहेंगे जो हमें जरूरत होगी। ठीक है। ये सब, सॉरी, एक साथ नहीं लिखने चाहिए थे मुझे, यहाँ पे लिख देती हूँ B1/B2 और यहाँ लिख देते हैं C1/C2। चेक करो, 3 और A2 कितना है? 7 है। B1 -5 है, 6 है। और ये कितना है? 8 है। और ये कितना है? -9 है। हम्म। तो अब आप क्या साइन के साथ लेना है। ठीक है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है। अब आप ये देख लो
ये दोनों ही बराबर नहीं है, A1 A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 B2। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो फर्स्ट वाली कैसी लाइन हो गई, जो फर्स्ट है हमारी वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इसका, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और यूनिक सॉल्यूशन भी आपको देगा। ठीक है, ऐसे ये दो आपके होमवर्क है, आप इसे ट्राई जरूर करना और फिर कमेंट पे आंसर मुझे बताना कि ये पैरेलल और कोइंसिडेंट है या ये भी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, ट्राई जरूर करना और खासकर इस वाले को ट्राई करना। इसमें आप देखोगे, देखो y का कोफिशिएंट B2 है, ठीक है इस वाले में। तो ये जरूर देखना A1 B1 का, आप खुद से करके फिर मुझे बताना कि इसमें वैल्यू क्या आई आपकी। राइट, चलो अभी आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अब जो नया टॉपिक है हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं कल बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।